हेलो साइंस के शौकीन लोगों और हमारे चैनल पर वापस स्वागत। आज 22 अगस्त 2025 को हम एक ऐसी थियोनिया की यात्रा पर निकल रहे हैं जो नंगी आंखों से पूरी तरह से अदृश्य है, फिर भी ये हर थीन हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हम वायरसेस की रोमांचक और अक्सर डरावनी थियोनिया के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर ये रहस्यमयी चीजें क्या हैं? वे बैक्टीरिया या पौधे की तरह पूरी तरह से जीवित नहीं हैं। उन्हें माइक्रोस्कोपिक समुद्री लुटेरे या हाईजैकर समझो, जो अपने डिजाइन में अविश्वसनीय रूप से सरल हैं, लेकिन घुसपैठ करने में माहिर हैं। वे जीवित जीवों और निर्जीव रसायनों के बीच एक अजीब ग्रे एरिया में मौजूद हैं। अपने थेम पर कोई जीवन कार्य करने में असमर्थ हैं। सही समय पर हमला करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कुछ इतना छोटा कि लाखों एक पिन के सिरे पर फिट हो सकें। वायरसेस पर चर्चा करते समय हम इसी पैमाने की बात कर रहे हैं। वे जैविक थियोनिया के परम मिनिमलिस्ट हैं, एक प्राथमिक उद्देश्य के लिए आवश्यक मूलभूत चीजों तक सीमित हैं। रेप्लिकेशन। कोशिकाओं के विपरीत उनमें ऊर्जा पैदा करने, बढ़ने या विभाजित होने के लिए कोई तंत्र नहीं होता है। उनका पूरा अस्तित्व एक उपयुक्त होस्ट सेल खोजने के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे वह इंसान में हो, जानवर में हो, पौधे में हो या यहाँ तक कि एक छोटे बैक्टीरिया में हो, और उसके आंतरिक सिस्टम पर कब्जा करना। यह परजीवी प्रकृति ही उन्हें बीमारी के इतने प्रभावी और अक्सर खतरनाक एजेंट बनाती है, जो हमारे अपने शरीर को उनके प्रजनन के लिए कारखानों में बदती है। एक होस्ट पर यह निर्भरता ही वायरस की परिभाषित विशेषता है। एक जीवित कोशिका के बाहर एक वायरस अनिवार्य रूप से निष्क्रिय होता है, एक बेजान कण जिसे विरियन कहते हैं, जो धूल के एक कण से ज्यादा सक्रिय नहीं होता है। यह सतहों पर, हवा में या पानी में कभी कभी घंटों तक, कभी कभी थेनों तक एक अवसर की प्रतीक्षा में रह सकता है। यह निष्क्रिय चरण ही उन्हें लड़ना इतना मुश्किल बनाता है। वे पर्यावरण में भूत होते हैं जब तक कि उन्हें एक जीवित प्राणी में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिल जाता। हालांकि एक बार अंतर जाने के बाद एक उल्लेखनीय और अक्सर विनाशकारी परिवर्तन होता है, क्योंकि यह सरल कण हरकत में आता है, घटनाओं का एक झरना शुरू करता है जिससे बीमारी हो सकती है। वायरसेस को समझना सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य सर्दी से, जो हमें काम से घर पर रखती है, से लेकर वैश्विक महामारियों तक, जो समाजों को नया आकार दे सकती हैं। वायरसेस एक निरंतर उपस्थिति और प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति है। वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, इसका रहस्य उजागर करके हम खुद को सशक्त बनाते हैं। हम डर की जगह से ज्ञान की स्थिति में आते हैं। यह सीखते हैं कि ये अदृश्य हमलावर कैसे काम करते हैं, ताकि हम खुद को और अपने समुदायों को उन बीमारियों से बेहतर ढंग से बचा सकें जो वे पैदा करते हैं। तो आइए उनकी संरचना में गहराई से उतरें, ताकि यह देखा जा सके कि वे कैसे काम करते हैं। जब हम एक सिंगल वायरस पार्टिकल पर झूम करते हैं, तो हमें जैविक इंजीनियरिंग का एक कमाल मिलता है। एक ऐसी संरचना जो लाखों वर्षों से अधिकतम दक्षता के लिए परिपूर्ण की गई है। इसके बिल्कुल केंद्र में सबसे कीमती सामान होता है जेनेटिक मटेरियल। ये वायरस का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वह ब्लूप्रिंट जिसमें खुद की और कॉपी बनाने के लिए आवश्यक सारी जानकारी होती है। ये जेनेटिक कोड या तो डीएनए, डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा कि हमारी अपनी कोशिकाओं में होता है, या इसका मॉलिक्यूलर कजिन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल का प्रकार, चाहे वह डीएनए हो या आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड, वैज्ञानिकों के लिए विभिन्न प्रकार के वायरसेस को वर्गीकृत करने और उनकी अनूठी रेप्लिकेशन रणनीतियों को समझने का एक मुख्य तरीका है। इस महत्वपूर्ण जेनेटिक ब्लूप्रिंट की रक्षा एक मजबूत प्रोटीन खोल करता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। आप कैप्सिड को वायरल जीन्स के लिए एक तरह का सेफ या बख्तरबंद वाहन मान सकते हैं। ये कई छोटे इंटरलॉकिंग प्रोटीन सब यूनिट्स से बना होता है, जिन्हें कैप्सोमेयर कहते हैं, जो अत्यधिक सममित और स्थिर आकृतियों में खुद को इकट्ठा करते हैं। ये आकृतियां अक्सर खूबसूरती से ज्यामितीय होती हैं, जैसे एक आइकोसाहेड्रॉन, एक 20 तरफा आकृति या एक लंबी खोखली हीलिक्स। कैप्सिड का काम थियोहरा होता है। यह होस्ट सेल के बाहर कठोर वातावरण से नाजुक जेनेटिक मटेरियल की रक्षा करता है और वायरस को एक नए होस्ट सेल से जुड़ने और उसमें प्रवेश करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोर और कैप्सिड के अलावा जानवरों को संक्रमित करने वाले कई वायरसेस में एक अतिरिक्त बाहरी परत होती है, जिसे एनवेलोप कहते हैं। यह एनवेलोप ऐसी चीज नहीं है जिसे वायरस खरोंच से बनाता है। इसके बजाय यह चतुराई से होस्ट सेल से एक बाहरी मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा चुरा लेता है, जिससे यह अभी अभी निकला है। यह एक चोर की तरह है जो खुद को शिकार के अपने ही लबाथिये में लपेट लेता है ताकि खुद को छिपा सके।
यह लिपिड मेम्ब्रेन फिर वायरल प्रोटीन से भरा होता है, जो अक्सर सतह पर स्पाइक्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन महत्वपूर्ण होते हैं, चाबियों की तरह काम करते हैं, जो विशेष रूप से हमारी कोशिकाओं की सतह पर प्रोटीन लॉक्स या रिसेप्टर्स में फिट होने के लिए आकार के होते हैं, जिससे वायरस को प्रवेश मिलता है। तो इस माइक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर को संक्षेप में कहें तो हमारे पास निर्देशों का एक कैंथेरियस सेट है, जेनेटिक मटेरियल। उन निर्देशों के लिए एक मजबूत सुरक्षात्मक केस, कैप्सिड और कई मामलों में एक चोरी की बाहरी भेष, एनवलोप, विशेष चाबियों, स्पाइक प्रोटीन से लैस। यह सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी 3 भाग वाली संरचना एक वायरस के लिए सार्वभौमिक मॉडल है। यह डिजाइन ही इसे होस्ट के बीच यात्रा में जीवित रहने, सही कोशिकाओं की पहचान करने और उनसे जुड़ने और अधिग्रहण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक शुरू करने में सक्षम बनाता है, जिससे एक स्वस्थ कोशिका एक वायरस उत्पादक कारखाने में बेदखल जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वायरस की यात्रा खामोश और कुशल ट्रांसमिशन की कहानी है। वायरसेस ने फैलने के लिए कई रणनीतियां विकसित की हैं। कई, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस या सामान्य सर्दी के राइनो वायरस, हवा में छोटे श्वसन बूंदियों के माध्यम से फैलते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या यहाँ तक कि सिर्फ बात करने पर निकलते हैं। ये बूंदें तब पास के किसी व्यक्ति द्वारा सीधे सांस ली जा सकती हैं। अन्य वायरसेस जैसे नोरोवायरस या रोटावायरस, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनते हैं, मल मौखिक मार्ग से फैलते हैं। ये तब होता है जब एक संक्रमित व्यक्ति के मल से माइक्रोस्कोपिक कण भोजन, पानी या सतहों को दूषित करते हैं, जिन्हें फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छुआ या निगला जाता है। ये हाथ की स्वच्छता के महत्व की एक कड़ी याद दिलाता है। एक बार जब कोई वायरस शरीर में सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाता है, चाहे श्वसन पथ, पाचन तंत्र या त्वचा में टूट फूट के माध्यम से, तो उसका प्राथमिक मिशन शुरू होता है, एक उपयुक्त होस्ट सेल खोजना। वायरसेस अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। वे किसी भी कोशिका को संक्रमित नहीं कर सकते जिससे वे मिलते हैं। उनकी सतह पर स्पाइक प्रोटीन को एक कोशिका की सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर अणुओं से मेल खाना चाहिए, जैसे ताले में चाबी फिट होना। यही कारण है कि इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्य रूप से हमारे श्वसन तंत्र में कोशिकाओं को लक्षित करता है और हेपेटाइटिस वायरस यकृत कोशिकाओं को लक्षित करता है। यह लॉक एंड की तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि वायरस ठीक उसी प्रकार की कोशिका पर हमला करे जिसमें उसके रेप्लिकेशन के लिए सही मशीनरी हो। एक होस्ट सेल के साथ सफलतापूर्वक डॉक करने के बाद वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंजेक्ट करता है, जिससे सेल का पूरा ऑपरेशन प्रभावी ढंग से हाईजैक हो जाता है। वायरल जीन्स तब नए आदेश जारी करते हैं, जिससे सेल की अपनी मशीनरी को अपने सामान्य कार्यों को रोकने और हजारों नए वायरल कंपोनेंट्स, अधिक जेनेटिक मटेरियल और अधिक कैप्सिड प्रोटीन का उत्पादन शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है। सेल एक ज़ॉम्बी बन जाता है, अपने नए मालिक के लिए अथक रूप से काम करता है। ये नवनिर्मित हिस्से तब पूर्ण नए वायरस पार्टिकल्स में खुद को इकट्ठा करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सेल नए वायरसेज से पूरी तरह से भर नहीं जाता, जो जारी होने और संक्रमण के चक्र को जारी रखने के लिए तैयार होते हैं। वायरल जीवन चक्र का अंतिम चरण नए बने वायरसेज का रिलीज होता है, जो अक्सर इस प्रक्रिया में होस्ट सेल को नष्ट कर देता है। कुछ वायरसेज सेल को फटने का कारण बनते हैं, एक प्रक्रिया जिसे लाइसिस कहते हैं, जिससे हजारों नए विरियन शरीर में फैल जाते हैं ताकि पड़ोसी कोशिकाओं को संक्रमित कर सकें। अन्य एनवेलप्ड वायरसेज बर्डिंग नामक एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, जहां वे एक एक करके सेल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते समय सेल मेम्ब्रेन के एक टुकड़े में खुद को लपेटते हैं। यह व्यापक सेल क्षति और शरीर की आक्रमण के प्रति अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, बुखार, सूजन और अन्य लक्षणों को ट्रिगर करना, अंततः वह बीमारी का कारण बनती है जिसे हम वायरल बीमारी के रूप में अनुभव करते हैं। जबकि वायरसेज की थियोनिया डरावनी लग सकती है, मानवता ने खुद का बचाव करने के लिए रणनीतियों का एक शक्तिशाली शस्त्रागार विकसित किया है। रक्षा की पहली और सबसे मौलिक पंक्ति अच्छी स्वच्छता के माध्यम से रोकथाम है। यह सरल कार्य उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है। कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने से कई प्रकार के वायरसेज, विशेष रूप से लिपिड एनवेलोप वाले वायरसेज को शारीरिक रूप से हटाया और नष्ट किया जा सकता है। साबुन के अणु इस वसाई युक्त बाहरी परत को बाधित करते हैं, जिससे वायरस टूट जाता है। हाथ धोने के साथ साथ अपने चेहरे, आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपने हाथों से
इन प्राथमिक प्रवेश ग्रंथियों पर वायरसेस को स्थानांतरित करने से रोकता है। वायरल रक्षा का एक और आधार टीकाकरण है, जो आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। टीके हमारे इम्यून सिस्टम को वायरस के एक हानिरहित संस्करण या एक छोटे टुकड़े से परिचित कराकर काम करते हैं। यह एक्सपोजर हमारे शरीर के रक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण अभ्यास की तरह काम करता है। इम्यून सिस्टम वास्तविक बीमारी को सहन किए बिना विशिष्ट वायरस को पहचानना सीखता है। फिर यह मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडी बनाता है, जो एक कस्टम मेड सेना की तरह होते हैं, जो भविष्य में वास्तविक वायरस के हमला करने पर एक तेज और शक्तिशाली हमला करने के लिए तैयार होते हैं। यह पूर्व खाली तैयारी ही टीकों को खसरा, पोलियो और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसेस से गंभीर बीमारी को रोकने में इतना प्रभावी बनाती है। जब रोकथाम विफल हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, तो एंटीवायरल दवाएं एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के विपरीत, जो बैक्टीरिया को लक्षित करती हैं, एंटीवायरल विशेष रूप से वायरल रेप्लिकेशन चक्र में हस्तक्षेप करने के लिए डिजाइन की जाती है। कुछ दवाएं वायरस को होस्ट कोशिकाओं से जुड़ने या उनमें प्रवेश करने से रोककर काम करती हैं। अन्य वायरल एंजाइमों को बाधित कर सकती हैं, जो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने या नए वायरस कणों को इकट्ठा करने के लिए आवश्यक हैं। जबकि हमारे पास हर वायरस के लिए प्रभावी एंटीवायरल दवाएं नहीं हैं। चल रहे शोध हमारे विकल्पों का विस्तार करना जारी रखते हैं, जो इन्फ्लुएंजा, HIV और कोविड-19 जैसी बीमारियों की गंभीरता और अवधि को कम कर सकते हैं। अंततः वायरसेस के खिलाफ चल रही लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान और सामुदायिक कार्रवाई है। वायरसेस कैसे फैलते हैं, इसके बारे में सूचित रहना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेना, जैसे दूसरों को संक्रमित करने से बचने के लिए बीमार होने पर घर पर रहना, एक प्रकोप को नाटकीय रूप से धीमा कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना और टीकाकरण कार्यक्रमों में भाग लेना ऐसे कार्य हैं जो न केवल खुद को बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की भी रक्षा करते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, चिकित्सा नवाचार और जिम्मेदारी की एक साझा भावना का संयोजन करके हम इन अदृश्य हमलावरों के खिलाफ एक मजबूत और लचीला बचाव बना सकते हैं, जिससे सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित हो सके।